बच्चों, फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ बात करते हैं सतत आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे? सतत आवेश वितरण। कल हमने पढ़ा था, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हमने नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, और गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक था हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला भी हमारे पास आया था कि विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स से संबंधित हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। अब आगे हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण का मतलब होता है, आवेश को बांटना, नाम से ही पता लग रहा है आवेश वितरण, यानी कि आवेश को बांटना। आवेश को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? आवेश को कितने रूप में बांटा जा सकता है? तो ध्यान रखना, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे आगे जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, आगे जो अनुप्रयोग हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के पढ़ेंगे, उनमें हमारे लिए जो टॉपिक है वो बहुत काम का टॉपिक है। सतत आवेश वितरण ध्यान रखना कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, यह है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, जिसे वितरण को हम घनत्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घनत्व। वितरण को हम यहाँ पर घनत्व भी बोल सकते हैं। इस पूरे नाम को हम रैखिक आवेश वितरण की जगह पर रैखिक आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं। और रैखिक आवेश घनत्व, देखिए, सतत आवेश वितरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। इन तीनों को हम दूसरे नामों से भी जान सकते हैं। वितरण के स्थान पर हम घनत्व भी बोल सकते हैं। रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरे नंबर पे होता है आयतन आवेश घनत्व। तीनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैखिक आवेश वितरण की या फिर रैखिक आवेश घनत्व की। ये क्या होता है? रैखिक आवेश वितरण क्या होता है? देखिए, इसकी डेफिनेशन होती है, जब आवेश किसी रैखिक वस्तु का मतलब होता है जैसे कि तार, यानी कि लंबाई के रूप में अगर कोई वस्तु हो, जैसे कि रैखिक वस्तु का मतलब है एक तरह से हम तार बोल सकते हैं। तो जब आवेश एक समान रूप से किसी रैखिक वस्तु पर फैला हुआ हो, जब आवेश समान रूप से किसी रैखिक वस्तु पर फैला हुआ हो, तो उसकी एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको देखिए, इसका फॉर्मूला भी हम बोल सकते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को पहली बात तो एक चीज आप ये ध्यान रखना कि लैम्बडा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? लैम्बडा के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। और इसका फॉर्मूला डेफिनेशन के अनुसार ही होगा, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। जिस वर्ड के आगे हम एकांक लगाते हैं हमेशा उसका भाग लगता है। तो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, यानी कि लंबाई का भाग लगेगा, और वो भी किस में भाग लगेगा? आवेश में। तो हमारा फॉर्मूला होगा लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। क्या होगा? लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। रैखिक आवेश घनत्व को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? लैम्बडा के द्वारा। तो इसको हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए, जब किसी रैखिक वस्तु का मतलब हम तार बोल सकते हैं, पर आवेश एक समान रूप से आवेश एक समान
तो उसकी एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्ब्डा के द्वारा व्यक्त किया जाता है कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसको लैम्ब्डा के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। अब एग्जांपल के रूप में अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे सपोज करो हमारे पास ये कोई तार है, ये कोई हमारे पास तार है, कितनी भी लंबाई का ये हो सकता है। इस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। इस प्रकार से इस पर एक समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। तो इसकी एकांक लंबाई में सपोज करो कि इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L है। इसकी लंबाई कितनी है? L है। यहाँ पर ये तार है और इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। और दूसरी बात, इसकी लंबाई हमने L मान ली, तो इसका जो फॉर्मूला होगा एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा होती है, इस पर आवेश भी हम मान लेते हैं कितना है? क्यों आवेश है। कितना है? क्यों आवेश है। तो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। और रैखिक आवेश घनत्व को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं? लैम्ब्डा के द्वारा करते हैं। फॉर्मूला होगा एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, यानी कि आवेश में किसका भाग लगेगा? लंबाई का भाग लगेगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर L आएगा। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो किसका आता है? रैखिक आवेश घनत्व का। रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर क्या होगा? Q/L, यानी कि एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी यूज किया जाएगा जब आवेश किस पर फैला हुआ हो? रैखिक वस्तु पर। रैखिक वस्तु का मतलब होता है जैसे कि तार, यानी कि जिसमें लंबाई होती है। सपोज करो आवेश, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आवेश जैसे सपोज करो किसी अक्ष पर फैला हुआ हो। अक्ष का मतलब x अक्ष पर भी फैल सकता है, y अक्ष पर भी हो सकता है, या फिर z अक्ष पर भी हो सकता है। आवेश अगर केवल एक अक्ष पर, कोई से भी एक अक्ष पर अगर फैला हुआ हो, जैसे कि तार है, तार एक लंबाई के रूप में होता है। और अगर तार पर आवेश फैला हुआ है तो ध्यान रखना वहां पर वो रैखिक वस्तु का काम करेगा। वहां पर अगर आपको आवेश घनत्व काम में लेना है तो कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा? रैखिक आवेश घनत्व। कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा? रैखिक आवेश घनत्व। ध्यान रखना, इसके बाद दो और भी पढ़ेंगे हम। अब कौन सा आवेश घनत्व कब काम में लेना है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर किसी रैखिक वस्तु पर आवेश फैला हुआ हो, रेखा के समान वस्तु पर आवेश अगर फैला हुआ हो, या फिर किसी अक्ष पर आवेश फैला हुआ हो, तो ध्यान रखना वहां पर आपको काम में लेना है कौन सा आवेश घनत्व? रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्ब्डा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Q/L। कितना होता है? Q/L। अगर इस फॉर्मूले को हम अल्पांश के रूप में भी लिखना चाहें, अल्पांश के रूप में भी अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आवेश को अल्पांश के रूप में लिख दो, लंबाई को भी किसके रूप में लिख दो? अल्पांश के रूप में। और मैंने आपको बता रखा है कि अल्पांश के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। जैसे टोटल आवेश का मान Q है, तो अल्पांश के रूप में इसको लिखने के लिए ओनली इसके आगे किसका चिन्ह लगाना है? D का। तो यहाँ पर अल्पांश के रूप में फॉर्मूला हो जाएगा dQ/dl। क्या हो जाएगा? dQ/dl। अब यहाँ पर लैम्ब्डा बराबर कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q/L भी यूज कर सकते हैं, और अल्पांश के रूप में अगर जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी वहां आप dQ/dl भी यूज कर सकते हैं। ये होता है रैखिक आवेश घनत्व। ध्यान रखना, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। लेकिन कब? जब आवेश कहां फैला हुआ हो? रैखिक वस्तु पर अगर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। अब यहाँ पर ये जो रैखिक आवेश घनत्व है, इसकी मात्रा की अगर बात की जाए तो इसका मात्रा क्या होगा? देखिए, इसका मात्रा क्या होगा? ऊपर आवेश है, नीचे लंबाई है। आवेश का होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। कूलाम को हम C सिंबल
यूज करना है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, या फिर अल्फांस के रूप में अगर आवश्यकता पड़ती है तो डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ इस फॉर्मूले से हम आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं और आवेश घनत्व का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड आता है हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड आता है हमारे पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व नाम से ही पता लग रहा है, पृष्ठ का मतलब अब की बार आवेश कहाँ फैला हुआ रहेगा, पृष्ठ पर। अगर आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ रहता है तो उस कंडीशन में एक चीज ये ध्यान रखना, पिछला जो हमने पढ़ा था वो रैखिक आवेश घनत्व था, वहां रेखा के समान वस्तु ली गई थी, रैखिक वस्तु ली गई थी, और रैखिक वस्तु में क्या होती है, लंबाई होती है, जिसके कारण एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाती थी, रैखिक आवेश घनत्व। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या है, यानी कि आवेश यहाँ पर एक पृष्ठ पर फैला हुआ रहेगा, और दूसरी बात पृष्ठ में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पृष्ठ में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अब की बार लंबाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वो की वो रहेंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ रहता है या वितरित रहता है तो उस कंडीशन में एकांक क्षेत्रफल में या इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। ध्यान रखना, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। आपको ऐसे ध्यान रखना है, रैखिक वस्तु में लंबाई होती है तो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको हम नोट कर लेते हैं। जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसके इकाई क्षेत्रफल में, इकाई की जगह पे हम एकांक भी लिख सकते हैं, इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। और इसको कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सिंबल आपको ध्यान रखना है। रैखिक आवेश घनत्व को हमने लैम्डा के द्वारा व्यक्त किया था, यहाँ पर पृष्ठीय जो आवेश घनत्व होता है इसको सिग्मा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे सिग्मा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ हो तो उसके एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सिग्मा के द्वारा। अब पृष्ठ का मतलब ये है, एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कोई चालक वस्तु है, चालक गोला है, सपोज कीजिए चालक गोला है। अब गोले को आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, किसी भी चालक वस्तु को दिया गया आवेश हमेशा उसकी सतह पर फैल जाता है। कहाँ पे फैल जाता है, उसकी सतह पर फैल जाता है। अब सतह पर फैल गया तो इसका मतलब वहां पर आवेश उसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, और पृष्ठ पर अगर फैला हुआ है तो वहां पर कौन सा आवेश घनत्व यूज में लिया जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर तार पे आवेश एक समान रूप से फैला गया है तो वहां पर कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपसे कह दिया कि जैसे कोई अचालक परत है, उस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ रहता है।
तो परत, परत का मतलब एक पृष्ठ हो गया, और एक पृष्ठ हो गया तो पृष्ठ पर जो आवेश होगा वहां कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। ध्यान रखना है, चालक परत पर अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा काम में लिया जाएगा। परत का मतलब एक तरह से पृष्ठ ही होता है, या फिर हम इसको प्लेट भी बोल सकते हैं। प्लेट पर भी आवेश अगर फैला हुआ है तो वहां पर भी कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा, सिग्मा ही यूज किया जाएगा। कौन सा आवेश घनत्व लिया जाएगा, सिग्मा ही यूज लिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है तो वहां पर कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो कि सिग्मा के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में सपोज करो यहाँ पर ये कोई पृष्ठ है, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है और टोटल आवेश हम क्यू मान लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। अभी क्या बताया था परिभाषा में अपने, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, यानी कि क्षेत्रफल का भाग लगेगा और वो भी किसमें लगेगा, आवेश की मात्रा यानी कि आवेश में। तो फॉर्मूला होगा हमारा Q अपॉन A। पिछले फॉर्मूले में लंबाई थी, यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया, फॉर्मूला बनता है हमारा Q अपॉन A, क्योंकि यहाँ पे आवेश की मात्रा है और A यहाँ पर क्या है, जितने क्षेत्रफल में आवेश फैला हुआ है वो क्षेत्रफल है यहाँ पे पृष्ठ का। दूसरी बात, इसको अगर अल्पांश के रूप में हमको लिखना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा dQ अपॉन dA। यहाँ ये फॉर्मूला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो यहाँ इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, देखिए आवेश का गुणांक होता है, गुणांक होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा गुणांक बटे मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, इसके अगर विमीय सूत्र की हम बात करते हैं, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र होगा, देखिए इसका गुणांक यानी कि आवेश का हो जाएगा A1 T1 और मीटर स्क्वायर का N2 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र बनता है N0 N-2 T1 और A1। ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ये होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट आता है आपके तीसरा, आयतन आवेश घनत्व। क्या आता है, आयतन आवेश घनत्व आता है। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, अब की बार फिर हमको पता लग रहा है, इसके नाम से ही पता लग रहा है आयतन। अब की बार जो आवेश है वो कहां पर फैला हुआ रहेगा, वस्तु के आयतन में। वस्तु के आयतन में अगर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो वहां पर एकांक आयतन में या इकाई आयतन में आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व। अगर रेखिक वस्तु पर फैला हुआ है तो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व। अगर किसी पृष्ठ पर फैला हुआ है तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर आयतन में फैला हुआ है तो एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। तो इसकी परिभाषा को नोट कर लेते हैं। जब किसी वस्तु के आयतन में आवेश एक समान रूप से फैला हुआ हो तो उसके इकाई आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु के आयतन में अगर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो उसके इकाई आयतन में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व। इसको कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वैसे रॉ के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
लिया जाता है। यहाँ रॉ जो सिंबल है वो इसको व्यक्त करता है आयतन आवेश घनत्व को। अब आयतन में आवेश किस प्रकार से फैला हुआ रहता है, तो ध्यान रखना, अगर अचालक गोला लिया जाता है, अगर मान लीजिए आपने अचालक गोला लिया है, तो मैंने आपको बताया था कि अचालक वस्तुओं में, कुचालक वस्तुओं में आवेश हमेशा उसके आयतन में फैला हुआ रहता है और चालक वस्तु में हमेशा आवेश उसके पृष्ठ पर फैला हुआ रहता है। इससे पहले मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, अचालक परत। अब क्वेश्चन ये होता है कि अचालक परत के भी आयतन में आवेश होना चाहिए था, लेकिन हमने वहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व यूज में लिया था। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अचालक परत, परत का मतलब वहां पर, परत का मतलब एक तरह से पृष्ठ ही है और पृष्ठ में कोई आयतन नहीं होता है, इसलिए वहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व यूज में लिया था। लेकिन यहाँ बात की जा रही है आयतन में अगर फैला हुआ है, अगर मान लो किसी वस्तु के आयतन में आवेश फैला हुआ है, तो वहां पर कौन सा घनत्व यूज में लिया जाएगा, आयतन आवेश घनत्व यानी कि रॉ यूज में लिया जाएगा। जैसा कि अचालक गोला है उसमें कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा, अचालक गोले में। ध्यान रखना आवेश उसके आयतन में फैला हुआ रहता है। आगे हम टॉपिक सॉल्व करेंगे जब और अच्छी से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आपने एक घन ले लिया, क्या ले लिया, घन, और घन के अंदर, घन के आयतन में, घन में आयतन होता है, तो घन के आयतन में अगर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, तो वहां पर भी कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा, रॉ काम में लिया जाएगा। कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा, रॉ। तो यहाँ पर जैसे सपोज करो हम एक घन बना देते हैं, ये हमने क्यूब बना दिया घन, और इसके आयतन में एक समान रूप से आवेश भी भर देते हैं। इसके आयतन में एक समान रूप से हमने आवेश भर दिया। इसका आयतन अगर v है और इसके अंदर, इसके आयतन में टोटल आवेश अगर q है, आयतन तो v है और आवेश का मान q है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रॉ बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए एकांक आयतन में यानी कि आयतन का भाग लगेगा आवेश की मात्रा, यानी किसमें भाग लगेगा, आवेश का, आवेश में भाग लगेगा आयतन का, तो हमारा फॉर्मूला देगा q/v। क्या हो जाएगा, q/v। ध्यान रखना यहाँ पर रॉ आयतन आवेश घनत्व है, q आवेश की मात्रा है और v क्या है, v यहाँ पर जिस आयतन में, जितने आयतन में आवेश फैला हुआ है वो आयतन है यहाँ पर v। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है q/v। अगर इसको एडवांस के रूप में आपको लिखना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा dq/dv। क्या हो जाएगा, dq/dv। ये फॉर्मूला होता है आयतन आवेश घनत्व का। अगर इसके मात्रक की बात की जाती है तो मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक इसका होता है, देखिए आवेश बटे आयतन है तो आवेश का तो हो जाएगा वही गुना, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। यहाँ मीटर क्यूब आ गया, या एम क्यूब लिख सकते हो, ये इसका मात्रक हो गया कूलम बटे मीटर क्यूब। दूसरी बात, यहाँ इसके अगर विमीय सूत्र की हम बात करें तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, देखिए कूलम यानी कि आवेश का जो आवेश की जो विमा है वो क्या होती है, A1 T1, और दूसरा मीटर क्यूब दूरी का क्यूब तो L क्यूब हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र आता है F0 L-3 और T1 और K1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों आवेश घनत्व होते हैं। ध्यान रखना, इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो तीनों को, अगर आवेश केवल एक अक्ष पर फैला हुआ है, जैसे x अक्ष पर या y अक्ष पर या z अक्ष पर अगर फैला हुआ है, तो ध्यान रखना कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा, वहां पर रैखिक वस्तु होगी, इसलिए वहां पर कौन सा आवेश घनत्व काम में लिया जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व। अगर आवेश दो अक्षों पर फैला हुआ है, जैसे कि xy तल में फैला हुआ है या फिर yz तल में फैला हुआ है या xz तल में फैला हुआ है, तो वहां पर एक पृष्ठ की भांति आवेश फैला हुआ रहेगा, तो वहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व यूज में लिया जाएगा। अगर आवेश तीनों अक्षों में फैला हुआ है यानी कि x y z तीनों, इसका मतलब वहां पे आयतन आ जाएगा और आयतन आ जाएगा, तो वहां पर कौन सा आवेश घनत्व यूज में लिया जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है q/L, पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है q/A, आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है q/V। रैखिक आवेश घनत्व को सिंबल के द्वारा व्यक्त किया जाता है लैम्डा,
और पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व को व्यक्त किया जाता है रॉ के द्वारा। बाकी इसके मात्रक और परिमाप को फॉर्मूले से निकालने आनी चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये होते हैं तीनों आवेश घनत्व। अब देखिए आवेश वितरण का जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा है, इस पॉइंट से संबंधित एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। और वो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए जैसा कि आपको एक तार दिया गया है और वो जो तार है वो एक वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, अर्धवृत्ताकार रूप में। एक तार है धात्विक तार जिसको अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है। कौन से रूप में मोड़ा गया है, अर्धवृत्ताकार रूप में। सवाल को ध्यान से सुने, सवाल को मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, ओनली आपको समझाऊंगा कि सवाल क्या है, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक तार है और वो भी कौन से रूप में मोड़ा गया है, अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, जिसकी त्रिज्या सपोज करो बीटा है। कितनी है, बीटा। जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये इसका केंद्र हो गया, जिसको मैं वो नाम दे सकता हूं। और यहाँ इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, बीटा। अर्धवृत्ताकार रूप में इस तार को मोड़ा गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, बीटा है। और दूसरी बात, ये जो तार है इस तार पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। क्या है, इस तार पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, इस रूप में एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। इसका रैखिक आवेश घनत्व, इसका रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है हमको सवाल में। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आपको दिया गया है सवाल में। लैम्डा बराबर दिया गया है लैम्डा 0 sin थीटा। क्या दे रखा है आपको सवाल में, एक तार है धात्विक तार जो कि अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, इसकी त्रिज्या बीटा है। और दूसरी बात, इस तार पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का मान आपको दिया गया है लैम्डा 0 sin थीटा। अब आपसे ये पूछा जाता है इस पर, अब आपसे यहाँ ये पूछा जाता है कि इस तार पर आवेश का मान क्या होगा, टोटल आवेश का मान कितना होगा, यानी टोटल आवेश, कुल आवेश का मान आपसे पूछा गया है, यानी कि Q का मान आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। आपको वापस से सुनिए सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है कई बार कंपटीशन एग्जाम में। देखिए सवाल क्या है, यहाँ एक तार है धात्विक तार जो कि अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, बीटा है। उस पर रैखिक आवेश घनत्व का जो मान है लैम्डा बराबर कितना दे रखा है, लैम्डा 0 sin थीटा। दूसरी बात, आपसे कुल आवेश का मान क्या किया है यहाँ पर पूछा गया है, तो कुल आवेश का मान आपको यहाँ पर निकालना है। अब देखिए ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, जो चीज हमने पढ़ रखी है उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। देखिए पहली बात, एक चीज ये ध्यान रखना है, ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा आवेश एक साथ नहीं निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इस तार को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इस तार को हम छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी अल्पांशों के लिए अगर आवेश का मान निकालकर अगर सभी अल्पांशों के आवेश को अगर टोटल कर दें तो आपको पता है कि हमारे पास टोटल आवेश का मान आ जाएगा। और आपको ये भी पता है, हम पढ़ चुके हैं कि सभी अल्पांशों के लिए आवेश को टोटल करने के लिए, यानी कि योग के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, तो योग के लिए हम सिंपल सी चीज है, समाकलन कर देते हैं। समाकलन किसके चिन्ह को व्यक्त करता है, योग को। यानी कहने का मतलब ये है, हम यहाँ एक अल्पांश लेंगे और उस अल्पांश के लिए हम आवेश का मान ज्ञात करेंगे। और उस आवेश का मान जब हमारे पास आएगा, अल्पांश के लिए आवेश का मान आएगा, तो उसका जब हम समाकलन कर देंगे तो हमारे पास टोटल आवेश का मान आ जाएगा। ये इसका तरीका है, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर इस तार को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और एक अल्पांश पर हम विचार करते हैं। यानी कि हम एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज करो हमने एक अल्पांश ये ले लिया, हमने एक छोटा सा अल्पांश ये ले लिया। अब देखिए अगर हमने छोटा सा अल्पांश लिया है तो इस पर आवेश की जो मात्रा होगी वो भी क्या होगी, अल्पांश के रूप में होगी।
और इसकी जो लंबाई होगी वो भी किसके रूप में होगी, अल्पांश के रूप में। तो यहाँ इस अल्पांश का जो आवेश है उसको मैं व्यक्त कर देता हूँ इसके द्वारा, dq के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त कर देता हूँ, dq के द्वारा व्यक्त कर देता हूँ। और दूसरी बात, इसकी जो लंबाई है उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल लंबाई l होती है और यहाँ पर मैं अल्पांश के रूप में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी मान लेता हूँ मैं, dl। कितनी मान लेता हूँ, dl मान लेता हूँ। हम यहाँ पर अल्पांश के लिए आवेश का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए अल्पांश का जो आवेश है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ पे dq के द्वारा। और इस अल्पांश की जिसको हमने यहाँ पर लिया है उसकी जो लंबाई है उसको मैं किसके द्वारा व्यक्त कर देता हूँ, dl के द्वारा। दूसरी बात, एक चीज और, इस अल्पांश के द्वारा इस केंद्र पर बनने वाला जो कोण है, इस अल्पांश के द्वारा केंद्र पर जो बनने वाला कोण है इसको हम यहाँ पर देखिए, अल्पांश की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोण का मान भी क्या होगा, अल्पांश ही होगा, यानी कि छोटा सा होगा। तो देखिए, अगर सपोज करो हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं, अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो यहाँ ये जो अल्पांश का कोण होगा वो क्या होगा, ये जो अल्पांश का कोण होगा वो क्या होगा, d थीटा होगा। कितना होगा, d थीटा होगा। अगर यहाँ ये वाला कोण अगर थीटा है तो यहाँ एक छोटा सा कोण कितना होगा, d थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो हम यहाँ यूज करेंगे सॉल्यूशन। देखिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण यहाँ पर क्या है, d थीटा है। चाप हमारे पास क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, dl है। तो कोण बराबर चाप, चाप यहाँ पर dl हो गया बटे त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है, बीटा। यहाँ पर ये वाली लंबाई अगर बीटा है तो ये भी यहाँ त्रिज्या का काम कर रही है, तो यहाँ पर ये जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, बीटा। यानी कि त्रिज्या का मान हमारा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस dl का मान निकालता हूँ तो dl बराबर मेरे पास क्या आएगा, बीटा इंटू d थीटा। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। क्या मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 1। अब हमको मान निकालना है आवेश का। किसका मान निकालना है, आवेश का। और यहाँ पर एक मान हमको दे रखा है रैखिक आवेश घनत्व। तो हमने देखिए, वैसे भी हमको पता होना चाहिए कि आवेश यहाँ पर तार पर फैला हुआ है और तार एक रैखिक वस्तु है, और रैखिक वस्तु की कंडीशन में हम रैखिक आवेश घनत्व यूज में लेते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, चूंकि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हमने पढ़ा है q/l। लेकिन यहाँ पर हम अल्पांश की बात कर रहे हैं, अल्पांश के लिए आवेश का मान निकालेंगे तो अल्पांश के रूप में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लैम्डा बराबर dq/dl। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ से देखिए, हमको मान निकालना है dq का। सबसे पहले अल्पांश के लिए आवेश का मान निकालेंगे, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे तो टोटल आवेश हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ dq का अगर मान निकालेंगे तो dl को इधर की तरफ गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास dq का मान यहाँ से आता है लैम्डा इंटू dl। लैम्डा का मान हमको सवाल में दिया गया है और dl का मान हमने समीकरण 1 में निकाल लिया है। तो दोनों मान को हम यहाँ पर रखते हैं। सभी मान रखने पर मान अगर रखेंगे तो dq बराबर हमारे पास क्या आएगा, देखिए, लैम्डा का मान तो है लैम्डा 0 sin थीटा, ये तो लैम्डा का मान हो गया। दूसरी बात, dl का मान हमारे पास क्या है, बीटा इंटू d थीटा, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। लैम्डा 0, बीटा को आगे लिख देते हैं, sin थीटा इंटू d थीटा। ये मान आ रहा है हमारे पास अल्पांश के लिए आवेश की मात्रा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर हमको टोटल तार पर ये जो हमारे पास आवेश का मान आया है वो किसके लिए आया है, केवल इस अल्पांश के लिए आया है, लेकिन हमको पूरे तार पर निकालना है। तो पूरे तार पर निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण तार पर कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा का निकालने से समाकलन करेंगे, और समाकलन करेंगे तो dq का समाकलन क्या होता है, q। यहाँ पर ये समाकलन आ जाएगा लैम्डा 0
sin थीटा इनटू d थीटा। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ इस समाकलन की लिमिट लगाना चाहते हैं तो समाकलन की लिमिट क्या आएगी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। लिमिट हमेशा किसकी आती है, जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं। तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। तो देखिए थीटा के सापेक्ष जब समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा की लिमिट आएंगी और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी आपको पता होना चाहिए। 11th में आपने पढ़ा है निम्न मान यहाँ पर आता है लिमिट का और उच्च मान कहाँ पर आता है, यहाँ पर। ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। तो आवेश का मान सॉरी यहाँ लिमिट का जो मान हमारे पास आएगा निम्न यानी कि न्यूनतम मान यहाँ पे आएगा, अधिकतम मान यहाँ पर आएगा। न्यूनतम और अधिकतम मान जो आएगा वो किसका आएगा, थीटा का। तो थीटा यहाँ पर थीटा के निम्नतम और अधिकतम मान हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, हमको यहाँ पर थीटा का जो मान है वो इस तरीके से लेना है कि हमारा जो आवेश है वो पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए। पूरा का पूरा आवेश यहाँ से लेके और कहाँ तक कवर होगा, यहाँ तक कवर होगा। तो देखिए थीटा क्या है, थीटा इस अल्पांश के द्वारा, थीटा इस अल्पांश के द्वारा इस क्षैतिज के साथ या फिर इस रेखा के साथ बनाया गया कोण हमने माना था। अब इसको हमने छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया। तो सबसे पहला जो हमारा अल्पांश होगा, सबसे पहला जो हमारा अल्पांश होगा वो यहाँ पर इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0, यानी कि थीटा का मिनिमम मान कितना होगा, 0 डिग्री। और हमारा अधिकतम जो मान होगा पूरा आवेश कवर कहाँ पर हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। तो पूरा मान अगर यहाँ तक कवर होगा तो थीटा का 0 से मान कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 0 से 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट लगा सकते हैं 0 से पाई। कितने लिमिट लगा सकते हैं, 0 से पाई लगा सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो देखिए थीटा के सापेक्ष करें तो लैम्डा 0 और थीटा यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, इनको हम बाहर निकाल देते हैं। लैम्डा 0 थीटा अंदर हमारे पास बचेगा 0 से 22 की लिमिट है sin थीटा इनटू d थीटा। sin थीटा का समाकलन क्या होता है, sin थीटा का समाकलन होता है, क्या होता है sin थीटा का समाकलन, माइनस cos थीटा। क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस cos थीटा, लिमिट है 0 से पाई। इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, माइनस लैम्डा 0 थीटा। लिमिट अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं तो cos थीटा इस जगह पाई रखेंगे तो पाई, माइनस का चिन्ह लगाकर नीचे वाली लिमिट को रखते हैं तो cos 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा 0 थीटा। cos पाई जो है इसका मान कितना होता है, -1 होता है। माइनस का चिन्ह है, cos 0 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ पर -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा आंसर आएगा 2। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा 0 थीटा। ये हमारा टोटल आवेश का मान होता है। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ ध्यान रखना लैम्डा का जो मान आपको दिया गया है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, cos थीटा भी हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको अभी तरीका आना चाहिए। सबसे पहले अल्पांश के लिए आपको आवेश का मान निकालना है, सबसे पहले अल्पांश के लिए आपको आवेश का मान निकालना है। उसके बाद आपको टोटल निकालने के लिए उसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपके पास टोटल आवेश का मान आ जाएगा। इसी तरीके से ऐसे ही सवाल आपको थोड़ा सा दूसरी तरीके से भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर आवेश अभी तार पे फैला हुआ है, आवेश आपको किसी पृष्ठ पर भी फैला हुआ दे सकता है।